गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले आपको मेरी तरफ से बहुत सारा धन्यवाद और बहुत सारा आभार मैं आपका व्यक्त करता हूँ। आप सबके प्यार से, आप सबके सपोर्ट से आज हमारा चैनल यानी फार्मेसी ज्ञान 2500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर को लीड कर रहा है और पर डे पर आवर हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, हमारे वीडियोस को लाइक्स मिल रहे हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे प्यार हम पर बनाए रखें। दोस्तों, बीच में थोड़ा सा टाइम का इशू था, कुछ एकेडमिक इश्यूज थे जिनकी वजह से नई वीडियोस नहीं आ पा रही थी। और ये आज हम 2021 का एक पहला वीडियो है जो आज हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे डी फार्मा फाइनल ईयर की तैयारी कैसे करें और किस तरीके से हम अपने सिलेबस को कवर करें, क्योंकि टाइम भी एक ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम लोगों का स्पेंड हो चुका है। बहुत से कॉलेज में फर्स्ट सेशनल भी हो चुके हैं, बहुत से कॉलेज में फर्स्ट सेशनल इसी जनवरी में होने हैं। इसके अलावा सिलेबस भी काफ़ी हद तक सब जगह पर कंप्लीट हो चुका है, नियर अबाउट 30% 50% अलग अलग इंस्टीट्यूट में। तो इसलिए हम अपनी तैयारी को कैसे मेंटेन करें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अगर हम ये कहें कि डी फार्मा जो है बहुत ही इजी है, फाइनल ईयर आसानी से पास हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा कोविड का वो था तो फर्स्ट ईयर तो निकल गया, प्रमोट हो गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ा सा आपको सचेत होने की आवश्यकता है, थोड़ा सा आपको एक्टिव होने की आवश्यकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक अभी आपने रिसेंटली देखा है 2020 का जो रिजल्ट था, 19 का जो रिजल्ट था फाइनल ईयर का, वो 46% था। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यूपी का जो रिजल्ट जारी हुआ था उसमें ओनली 46% रिजल्ट दिया था, यानी कि 100 में 46 लोग केवल डी फार्मा पास हुए थे। तो ऐसे में ये अगर हम कहें कि ये बहुत ही इजी है, हम 10 दिन पढ़ के अपना सिलेबस कवर कर लेंगे और हम पास हो जाएंगे अच्छे से, तो ये तो कहना बिल्कुल ही गलत होगा। तो इसलिए हम लोगों को अब थोड़ा सा सचेत होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि सिलेबस भी हम लोगों का इतना है, आप ये मान सकते हो कि जितना, खासकर अगर हम बात करें फार्माकोलॉजी एंड फार्मा केमिस्ट्री की, यानी कि मेडिसिनल केमिस्ट्री की, तो वो सिलेबस आपका ये मान के चलिए जितना एक बी फार्मा का स्टूडेंट अपने 2 या 3 सेमेस्टर में पढ़ता है उतना आपको 1 साल में पढ़ना है। मैंने देखा था लगभग 198-99 ड्रग्स हैं जिनकी केमिस्ट्री हमको पढ़नी है, जिनका प्रिपरेशन पढ़ना है, जिनका ब्रांड नेम पढ़ना है, यूज पढ़ना है, क्लासिफिकेशन है, बहुत सारी चीज़ हैं डीप में पढ़ना है। और साथ ही साथ उनकी कोलॉजी भी पढ़नी है, उनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस भी पढ़ने हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो थोड़ा सा इस पर सीरियस होने की ज़रूरत है ना। क्योंकि पास होना ही अच्छी बात नहीं है, अच्छे से अच्छे नंबर के साथ पास हों, सारा का सारा सिलेबस भी हम कवर करें, कम से कम उस बेसिक चीज़ों को तो हम कैच करें, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा चेंज करें अपनी स्ट्रेटजी में, अपनी स्टडी की जो स्ट्रेटजी आप लोग बनाए हैं उसमें थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि टाइम भी कम है, जनवरी चल रहा है, इसी फरवरी लास्ट तक आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भी आ जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे आपका टाइम स्पेंड होगा, एग्जामिनेशन डेट वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं बात करूंगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी के बारे में। दोनों सब्जेक्ट एक तरह से हम लोगों के लिए नए हैं, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने जो केमिस्ट्री पढ़ी थी वो इनऑर्गेनिक थी और बिल्कुल सिंपल था, वही फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, एमओपी, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, यूजेस, बस खत्म। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें हमको ब्रांड नेम पढ़ने हैं। और एक, अगर आप मेडिकल सिस्टम से, मेडिकल इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़े हैं तो आपको ब्रांड नेम याद करने में भी बहुत बड़ी दिक्कत आती है। फिर उनके बारे में यूज़ क्या है, क्लासिफिकेशन वगैरह, 180-90 दवाओं का क्लासिफिकेशन, फिर उनको एक तरीके से अच्छी तरीके से तैयार करना, क्योंकि वो हासपोश ना हो, एक ही में सारी चीज़ें मिले ना। तो इन सारी चीज़ों की स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनानी है, उसमें सबसे पहले आप यही कीजिए कि अगर हम पहला चैप्टर अगर फार्मा केमिस्ट्री का देखें, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स, मुझे लगता है नियर अबाउट 8 से 12 शायद ड्रग्स हैं इसमें, प्रोफ्लाविन और क्या बोलते हैं आपका डाइमेथिल करके, ये सारी चीज़ें हैं, सेट्रीमाइड वगैरह, फॉर्मेल्डिहाइड सोल्यूशन वगैरह। तो इसमें सबसे बढ़िया जो तरीका है तैयार करने का, वो आप 2 स्टेप में इसकी तैयारी करें। पहला स्टेप जो रखें उसमें सिर्फ दवाओं का क्लासिफिकेशन, एंटीसेप्टिक दवाएं अगर हम पढ़ रहे हैं या हम एंटीबायोटिक्स दवाएं पढ़ रहे हैं, लाइक सल्फोनामाइड्स एंटीबायोटिक हम पढ़ रहे हैं, तो पहले स्टेप में हमको सिर्फ ये पढ़ना है कि सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स हैं क्या, इनका क्लासिफिकेशन क्या है, इसमें कौन सी दवाएं आती हैं,
ठीक, इसके अलावा उसका यूज़ क्या है, और प्लस उन जो दवाएं हैं उनके ब्रांड नेम और उनका जो फार्मूलेशन है, वो दवा आपकी टेबलेट फॉर्म में है, कैप्सूल है या सस्पेंशन है, सिरप है, पेरेंटल है, ये सारी चीज़ें फर्स्ट स्टेप में आपको सिर्फ इतना देखना है। ठीक है, आपकी जब इतनी तैयारी हो जाएगी कि आपको सल्फोनामाइड किसी ने पूछा, आपको पता है भाई सल्फोनामाइड में हमारा कोट्रिमिक्साजाल आता है, सल्फामेथाक्सीजिन आती है, ये सारी दवाएं आती हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में जब तैयारी करें तो उस पार्टिकुलर चैप्टर में जो एंटरिस्क है, यानी जो स्टार मार्क जिस पर लगा है, हालांकि सल्फोनामाइड्स में ऐसी कोई दवा नहीं है शायद जिसमें स्टार लगा है, लेकिन एंटीसेप्टिक में जैसे कि प्रोफ्लाविन है, तो प्रोफ्लाविन का आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसका आईयूपीएसी समझना है। आईयूपीएसी वैसे भी बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बहुत कम लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, मैं भी उनमें से एक हूँ, है ना। तो फिलहाल थोड़ा सा उस पर प्रैक्टिस करनी है। आईयूपीएसी का सेकेंड स्टेप में हम जब कुछ चैप्टर की तैयारी करेंगे तो उसका हम जो स्टार मार्क लगा है उसकी हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, यानी कि उसका स्ट्रक्चर और उसका जो है आईयूपीएसी नेम। ठीक है, इनके अलावा उस पार्टिकुलर कंपाउंड का हम डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, ऐसे करके हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम ये सोचेंगे कि एक ही बार में हम सारा खत्म कर दें तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, क्यों संभव नहीं? क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड्स हैं और इतने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हमें तैयार करने में काफ़ी दिक्कत आएगी। तो हमको अपने हिसाब से, क्योंकि हमको पास होना है, अच्छे नंबर चाहिए। ठीक है, इस समय की जो कंडीशन है, अदरवाइज अगर आपको समझ में आता है आप डिटेल में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ऐसे करके आप केमिस्ट्री की तैयारी कीजिए। ठीक, दूसरी चीज, अगर ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में यही कॉम्बिनेशन होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का और फार्माकोलॉजी का, कि जो सब्जेक्ट हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में चलाते हैं, जो चैप्टर, लाइक अगर हमारा एंटीबायोटिक्स चल रहा है फार्मा केमिस्ट्री में, ठीक है, फार्मा केमिस्ट्री में एंटीबायोटिक्स यानी सल्फोनामाइड या मान के चलो मैक्रोलाइड्स कुछ भी चल रहा है, तो वही सेम आपका कोलॉजी में भी चलना चाहिए। ठीक है, इसका ये फायदा होता है क्योंकि दोनों चीजें में दो चीजें बहुत कॉमन है। अगर आप कोलॉजी पढ़ते हो एक ही कंपाउंड की, एक ही कैटेगरी की, और केमिस्ट्री, तो दोनों में जो यूज है वो सेम रहेगा। इसके अलावा क्लासिफिकेशन जो है वो दोनों का सेम रहेगा। इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम केमिस्ट्री में भी ब्रीफ में पढ़ते हैं, और कोलॉजी में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसकी दवा कैसे काम करती है, ये चीजें हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये तीनों चीजें जो आपस में रिसेंबलिंग हो जाती हैं तो हमारी तैयारी दोनों की एक साथ अच्छी हो जाती है। उसके बाद हम चेंज क्या करते हैं, केमिस्ट्री हम चेंज कर देते हैं कि दवा का स्ट्रक्चर, दवा की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उसका कलर कैसा है, ऑर्डर कैसी है, सॉल्युबिलिटी कैसी है, ये सारी चीजें हम चेंज कर देते हैं। इसके अलावा ब्रांड नेम हम देख लेते हैं, जैसे कि कोट्रिमिक्साजाल है आपका, सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स है। ठीक, कोट्रिमिक्साजाल सल्फोनामाइड है, तो इसका अगर हम ब्रांड नेम देखें तो ये आपका आता है सेप्ट्रान आता है, डीएच के नाम से आती है, कोई फार्मास्यूटिकल बनाती है। तो ये सारी ब्रांड नेम वगैरह इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ये आसानी से आपकी फिर याद हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा कोलॉजी में मैं एक बात फिर से कह रहा हूं, अगर हम कुछ भी पढ़ते हैं तो हमें पहले उसका बेस क्लियर होना चाहिए। कोलॉजी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन तब जब पढ़ाने वाला भी सही हो और पढ़ने वाला भी सही हो। दोनों में कॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। एक हाथ से ताली वैसे भी नहीं बजती है, दोनों को मिलाना ज़रूरी है। तो इसलिए बेस को क्लियर करने के लिए आपका जो फर्स्ट यूनिट है, लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी, इसको जितना ज़्यादा आप क्लियर कर सकते हो अपने टीचर के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, जैसे भी करना चाहते हो, वो चीज़ें जितना क्लियर कर लोगे फर्स्ट यूनिट, उसमें आपका बेसिक है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी होती क्या है, फार्माकोडायनामिक्स क्या है, काइनेटिक्स क्या है। इसके अलावा उसमें जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, लाइक एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट, है ना, पार्शियल एंटागोनिस्ट, बायो अवेलेबिलिटी, ये सारे वर्ड्स क्योंकि आगे हर चैप्टर में आपको मिलेंगे। सपोज आप मान के चलो पैरासीटामॉल पढ़ रहे हो, ठीक है, पैरासीटामॉल की अगर हम कोलॉजी पढ़ें तो पैरासीटामॉल जो है वो कॉक्स इनहिबिटर है, साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम एक होता है, वो एक इनहिबिटर से मैकेनिज्म पढ़ें तो वो क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को रोक देता है, जिसकी वजह से हमारा पेन जो है या हमारा जो फीवर है वो कम हो जाता है। अब इसमें मान के चलो वर्ड आ गया कि क्या, कि पैरासीटामॉल इज अ एंटागोनिस्ट ड्रग, है ना।
तो एंटागोनिस्ट जब आपको क्लियर नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको उसको रटना पड़ेगा। तो इसलिए जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है इकोलॉजी की, लाइक एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट, पार्शियल एंटागोनिस्ट, ये सारी चीज़ें, उसके अलावा एडीएमए प्रोसेस आपकी काइनेटिक्स की, इसको जितना डिटेल में आप कर सकते हो उतना इसको क्लियर करो, बाकी आगे का हो जाएगा आसानी से, है ना। इकोलॉजी में भी वही 2 स्टेप की पढ़ाई करो आप। पहले स्टेप में आप क्लासिफिकेशन देख लो, लाइक अगर आप एनसेड पढ़ रहे हो, एनसेड क्या है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, है ना, जिसमें आपकी जो पेन किलर्स हैं, ठीक है, निमोस्लाइड है आपका, मेफेनामिक एसिड है, पैरासीटामोल है, डाइक्लोफेनेक सोडियम है, ये सारी दवाएं आपकी आती हैं। इसके अलावा कॉक्सिब में इटोरिकॉक्सिब, सेलिकॉक्सिब, पेरिकॉक्सिब, ये सारी दवाएं आपकी एनसेड में आती हैं। तो पहले इसका क्लासिफिकेशन देख लो, क्लासिफिकेशन किस आधार पर इनको बांटा गया है ये देख लो। उसके अलावा प्लस आपके सब्जेक्ट में जो है उनका डिटेल देख लो, ये सारी चीजें हो गई। तीसरे स्टेप में जब दूसरे स्टेप की आप पढ़ाई करो तो पार्टिकुलर ड्रग का आप, लाइक अगर आपके सिलेबस में आइबुप्रोफेन है, ठीक है, आपको पता है ये एनसेड है, अब एनसेड की जो मैकेनिज्म है वही चीजें कॉक्स इनहिबिटर हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को रोक देती हैं, वगैरह वगैरह, यही चीजें आपको सारी दवाओं में आप ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा ही करके आप खासकर इन 2 सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए, फार्माकेमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल, फार्माकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की। अब बचा सिलेबस आपका फार्माजूरिस एंड डीएसबीएम, इनको आपको अपने अंदाज में ही पढ़ना है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें लेंथी नहीं है, आपकी जर्नल चीज़ें हैं, सामान्य जिंदगी में जो चीज़ें होती हैं, व्यापार में, कॉमर्स में, वही चीज़ें आपको पढ़नी है। तो उसके लिए मैं ये कहूँगा अच्छी कोई बुक ले लो आप, है ना, चाहे एनके जैन है, RM मेहता, जो भी रेफरेंस बुक है इसकी वो ले लो। और ये आपकी पार्ट टाइम बुक नहीं है, ये आपके हमेशा काम आएगी। जब आप बिजनेस करोगे, अपना मेडिकल स्टोर खोलोगे, उस समय भी ये आपके लिए काम आएगी, ठीक है। तो इसलिए उसको उस बुक से कहानी की तरीके से पढ़ो, व्यापार क्या है, उसमें कुछ घटाने बढ़ाने वाली चीज़ नहीं, अपने हिसाब से क्लियर करो। कुछ चीज़ें हैं इस यूनिट में, लाइक बजटिंग कैसे करते हैं, है ना, टैली कैसे बनाते हैं, बिलिंग कैसे करते हैं। इसके अलावा सेकेंड या थर्ड यूनिट में आपका डीएसबीएम में है वेट एनालिसिस क्या है ना, ABC मेथड क्या है, इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें आपको थोड़ा सा डिटेल में समझनी पड़ेंगी। इसके अलावा फार्मा जूरिस की अगर हम बात करें तो क्योंकि जूरिस प्रूडेंस जो है उसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चेंज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो संविधान के अंतर्गत जो हमारे माननीय सदस्य जाते हैं लोकसभा राज्यसभा के, उनके द्वारा वो बनाया गया है और कानून से हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो जैसा वो कानून उसमें लिखा है, लाइक DPCO ऑर्डर हम पढ़ रहे हैं, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, है ना, या फिर आप फार्मेसी एक्ट पढ़ रहे हो, तो वो जैसा लिखा है वैसा ही आपको समझना पड़ेगा और उसको शॉर्टलिस्ट करके आपको उसको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा ही करके तैयारी कीजिए। आई होप कि आपका रिजल्ट अच्छा हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा फार्मेसी को समझें और अपने आसपास में अपने ज्ञान की वजह से अपने सोसाइटी की सेवा करें।